नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस सेशन में हम लोग कंप्लीट लूसेंट जीके कवर कर रहे हैं, जिसमें इतिहास का ये आधुनिक भारत पढ़ रहे हैं। तो इसका ये पार्ट 7 है। तो ऑलरेडी जो भी वीडियो बना है उसका आपको सेपरेट प्लेलिस्ट मिल जाएगा। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखा है इसके पहले का तो जाके चैनल पर देख लीजिएगा। और अगर आप किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हम लोग यहाँ से शुरू करने वाले हैं, लॉर्ड एलिगन से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, लॉर्ड एलिगन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लॉर्ड एलिगन की अगर बात करें तो लॉर्ड एलिगन का कार्यकाल कब से कब तक था। तो इनका जो कार्यकाल था लॉर्ड एलिगन का वो 1862 से 63, यानी कि मात्र 1 साल का कार्यकाल था। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। तो इसने जो बहावी आंदोलन था उसका इसने दमन किया था। ठीक है, जो लॉर्ड एलिगन था उसने जो बहावी आंदोलन हुआ उसका दमन किया। और 1863 ईस्वी में धर्मशाला, जो कि हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, में उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो जो लॉर्ड एलिगन था ये मात्र 1 साल के लिए आया और उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। कहाँ पे हुआ मृत्यु इसका, तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पे इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये खत्म हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे। तो लॉर्ड अब लॉरेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, लॉर्ड लॉरेंस की अगर हम बात करें तो इसका कार्यकाल कब से कब तक था, तो 5 साल का था। 1864 से लेके, ठीक है, लॉर्ड लॉरेंस का कार्यकाल 1864 से लेकर 1869 ईस्वी तक था। और कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दिया गया है इसका, तो उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है कि 1865 ईस्वी में भूटान ने ब्रिटिश साम्राज्य पर आक्रमण किया। तो जो भूटान था, ठीक है, तो भूटान ने क्या किया कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है इस पर किसके द्वारा आक्रमण किया गया, भूटान के द्वारा। और कब किया गया, तो 1865 ईस्वी में किया गया। अफगानिस्तान के संबंध में इसने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। ठीक है, तो जो अहस्तक्षेप की नीति है उसने अपनाया अफगानिस्तान के संबंध में, जिसे शानदार निष्क्रियता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है, तो शानदार निष्क्रियता के नाम से भी जाना जाता है। इसी के समय में उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868 और 1869 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। तो जो लॉर्ड लॉरेंस था इसके टाइम पीरियड में क्या हुआ कि उड़ीसा में सन 1866 ईस्वी में तथा जो बुंदेलखंड है और राजपूताना वहाँ पे 1868 और 69 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा। किसके टाइम पीरियड में, तो लॉर्ड लॉरेंस के टाइम पीरियड में। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग का गठन किया। तो इसने क्या किया, जब अकाल पड़ा तो इसने एक अकाल आयोग का गठन किया। और किसके नेतृत्व में किया, तो हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में इसने अकाल आयोग का गठन किया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दिया गया कि सन 1865 यानी कि 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। ठीक है, तो इसने क्या किया कि 1865 ईस्वी में भारत और यूरोप के बीच पहला समुद्री टेलीग्राफ सेवा को शुरू किया। ठीक है, किसके द्वारा किया गया, तो लॉर्ड लॉरेंस के द्वारा किया गया। तो लॉर्ड लॉरेंस के बारे में कुछ यही पॉइंट था, 5 पॉइंट्स था जिसको हमने आपको बता दिया अच्छे से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे नाम आपके सामने है लॉर्ड मेयो। ठीक है, तो लॉर्ड मेयो के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसके टाइम पीरियड का कि 1869 से लेकर 1872 तक इसका टाइम पीरियड था लॉर्ड मेयो का। तो चलिए देखते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो भी पॉइंट है इसके बारे में। लॉर्ड मेयो की बात की जाए तो लॉर्ड मेयो ने अजमेर में 1872 ईस्वी में मेयो कॉलेज की स्थापना की। तो इसने क्या किया कि 1872 ईस्वी में एक कॉलेज का स्थापना किया अपने नाम से। कहाँ पे किया, तो अजमेर में। इसने सन 1872 ईस्वी में एक कृषि विभाग की स्थापना की। पहले तो इसने क्या किया, एक मेयो कॉलेज का अजमेर में स्थापना किया, फिर उसी साल में इसने क्या किया, कृषि विभाग की भी स्थापना कर डाला। एक अफ़गान शेर अली अफरीदी, ठीक है, एक अफ़गान था जिसका नाम था शेर अली अफरीदी। उसने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में चाकू मारकर इसकी हत्या कर दी। तो उसके बाद क्या हुआ कि जो लॉर्ड मेयो था इसका हत्या कर दिया गया। किसके द्वारा, तो अफ़गान का एक शेर अली अफरीदी था, उसने 8 फरवरी 1872 ईस्वी में इसकी हत्या कर डाली। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। तो जो जनगणना होता था, ठीक है, जो जनगणना हो रहा था पिछले कुछ टाइम से 1872 में शुरू किया गया था। और किसके टाइम पीरियड में, तो लॉर्ड मेयो के टाइम में इसे शुरू किया गया था। उसके बाद प्रत्येक 10 साल पे हो रहा था, लेकिन जैसे लॉकडाउन आया तो वो गड़बड़ हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है लॉर्ड नॉर्थब्रुक। ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1872 से 1876 तक था। कब से कब तक था, 1872 से 1876 तक लॉर्ड नॉर्थब्रुक का टाइम पीरियड रहा। इसके समय में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा। तो जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक है इसके टाइम में क्या हुआ कि बंगाल में भयानक अकाल पड़ गया। ठीक है, बंगाल में क्या हुआ कि काफ़ी भयानक अकाल पड़ गया। इसने बड़ौदा के मल्हार राव गायकवाड़ को भ्रष्टाचार के आरोप में
पदच्युत कर मद्रास भेज दिया। तो एक बड़ौदा के जो मल्हार राव गायकवाड़ थे, उनको भ्रष्टाचार यानी कि करप्शन के आरोप में इसने क्या किया, पदच्युत कर यानी कि उनके पद से हटा के मद्रास भेज दिया। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने यह घोषणा की कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना तथा अनावश्यक वैधानिक कार्रवाइयों को बंद करना है। ठीक है, तो इसने क्या किया कि इसने एक घोषणा किया, इसने एक डिक्लेरेशन दिया जिसमें इसने ये बताया कि मेरा उद्देश्य करों को हटाना, ठीक है, यानी कि जो भी इसका उद्देश्य कर है उसको हटाना है तथा अनावश्यक जो भी वैधानिक कार्रवाइयाँ हैं उसको बंद करना है। पंजाब का प्रसिद्ध कुक्का आंदोलन इसी के समय में हुआ। ठीक है, तो पंजाब में एक आंदोलन हुआ था कुक्का। ठीक है, कुक्का याद रखिएगा, कुक्का ऐसे सॉन्ग सुनते होंगे, तो पंजाबी सॉन्ग है, तो उसको रिलेट कर लीजिएगा। तो पंजाब का ये जो कुक्का आंदोलन हुआ था वो लॉर्ड नॉर्थब्रुक, ठीक है, नॉर्थब्रुक के टाइम पीरियड में ये हुआ था। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुआ। तो इसी के समय में क्या हुआ कि स्वेज नहर खुल गया और जिसकी वजह से जो भारत और ब्रिटेन था उसके बीच में व्यापार में और ज़्यादा वृद्धि हो गई। अब चलते हैं आगे लॉर्ड लिट्टन की तरफ। लॉर्ड लिट्टन से रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स को अब हम लोग देखते हैं। तो लॉर्ड लिट्टन की बात करें तो लॉर्ड लिट्टन का टाइम पीरियड 1876 से 1880 ईस्वी तक था। और इसकी बात करें तो यह एक प्रसिद्ध उपन्यासकार, निबंध लेखक एवं साहित्यकार था। ठीक है, तो जो लॉर्ड लिट्टन था वो एक फेमस उपन्यासकार था। ठीक है, यानी कि उपन्यास होता है उसे लिखता था, निबंध लिखता था और साहित्यकार भी था। साहित्यकांश में इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो साहित्यकाश की अगर हम बात करें, साहित्याकाश, तो इसमें इसे ओवन मेरेडिथ के नाम से जाना जाता था। इसके समय में जो इसका टाइम पीरियड था लॉर्ड लिटन, इसके समय में बम्बई, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, मध्य भारत आदि में भयानक अकाल पड़ा। तो इसके टाइम पीरियड में यहाँ पे जो नाम मेंशन किया गया है, जो भी मतलब मध्य भारत था, जैसे कि बम्बई हो गया, मद्रास, हैदराबाद, पंजाब, तो इन सब एरिया में बहुत भयानक अकाल पड़ा। ठीक है, लिटन ने रिचर्ड स्ट्रेची, ठीक है, जो लिटन था इसने रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में एक अकाल आयोग की नियुक्ति की। तो इसने क्या किया, एक अकाल आयोग की नियुक्ति भी किया, किसकी अध्यक्षता में, तो रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1878 ईस्वी में। तो ये टाइम पीरियड याद रखिएगा कि कब किया गया था। 1 जनवरी 1877 ईस्वी को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। ठीक है, तो जो महारानी थी ब्रिटेन की, कौन, तो विक्टोरिया की, जो ब्रिटेन की महारानी थी विक्टोरिया, उसको कैसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करने के लिए 1 जनवरी 1877 ईस्वी में क्या किया गया कि दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। मार्च 1878 ईस्वी में लिटन ने भारतीय समाचार पत्र अधिनियम यानी कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया। तो जो वर्नाकुलर एक्ट पास हुआ था, किसके टाइम पीरियड में हुआ था, तो लॉर्ड लिटन के टाइम पीरियड में हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा कि इसके टाइम पीरियड में हुआ था। इसमें क्या था कि मतलब विशेषकर जो राष्ट्रवादी समाचार पत्र थे, सोम प्रकाश को प्रतिबंधित करने के लिए इसने ये नियम लाया था। इस कानून में जो ये कानून था, प्रावधान था कि अगर किसी अखबार में कोई आपत्तिजनक चीज़ छपती है तो सरकार उसकी प्रिंटिंग प्रेस सहित सारी संपत्ति जब्त कर सकती है। तो इसमें ये नियम लगा दिया वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में कि कोई भी ऐसा अखबार में खबर नहीं छपना चाहिए जो आपत्तिजनक चीज़ हो। अगर उस तरह का होता है तो उसका जो प्रिंटिंग प्रेस है और उसकी सारी संपत्ति उसे सरकार द्वारा जब्त कर ली जाएगी। ठीक है, तो ये काफ़ी घटिया था क्योंकि प्रेस है ही, वो अच्छा बुरा हर चीज़ छापेगा, जो उसको ठीक लगेगा, जो देखेगा, जो सही होगा वो उसका काम है छापना, लेकिन इसने उसके अगेंस्ट ऐसा नियम ला दिया। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 का समर्थन किया। तो जो पायनियर अखबार था उसने क्या किया कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 जो आया उसका उसने समर्थन भी किया। इसी के समय में सन 1878 ईस्वी को भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित हुआ। तो जो इंडियन आर्म्स एक्ट है उसको कब पारित किया गया था, तो 1878 यानी कि इसी के टाइम पीरियड में हुआ, जिसके तहत जो शस्त्र है रखने एवं व्यापार करने के लिए लाइसेंस का अनिवार्य बना दिया गया। तो आपको पता होना चाहिए कि बहुत सारे बच्चे ऐसे लेके जो भी मतलब गन वगैरह या फिर पिस्तौल वगैरह का फोटो डाल देते हैं सोशल मीडिया पे शो ऑफ करने के लिए, जो कि काफ़ी गलत है। अगर आप पकड़े जाते हैं तो उम्र कैद का भी सज़ा हो सकता है, क्योंकि इसके लिए लाइसेंस होना चाहिए। अगर बिना लाइसेंस का अगर आप कोई भी शस्त्र रखते हैं तो उसके लिए आपका वो क्या है, कानून के खिलाफ है और आर्म एक्ट के तहत आपको मतलब देशद्रोही भी साबित करके आपको जेल में रख दिया जाएगा।
तो इसी के समय में सन 1878 यानी कि 1878 में भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित किया गया था, जिसके तहत ये बताया गया कि शस्त्र रखने, मान लीजिए कि आपको अगर आर्म्स रखना है यानी कि बंदूक वगैरह हो गया, तो उसको रखना है या फिर उसका व्यापार करना है, तो उसके लिए आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। तो आज के डेट में अगर देखते होंगे किसी के पास है जो प्राइवेट है जो, और मान लीजिए कि उसके पास संपत्ति है, उसको डर है प्राण का, ठीक है, तो वो क्या करता है कि अपने थाने से या फिर जिले में जाके डिस्ट्रिक्ट में वो अपना लाइसेंस बनवाता है और उसके थ्रू वो उसे रखता है। इसने सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश की अधिनियम जो अधिकतम सीमा है 21 से हटाकर 19 वर्ष कर दी। तो इसने क्या किया कि सिविल सेवा परीक्षा है उसमें जो अधिकतम आयु सीमा 21 था उसको और कम कर दिया, ठीक है, उसको और कम कर दिया, और उसको कितना कर दिया, तो उसको कर दिया 19 साल, ठीक है, उसको और कम करके समय और घटा दिया। नोट यहाँ पे दिया गया, नोट में ये बताया गया कि 1857 में सिविल सेवा परीक्षा में सम्मिलित होने की आयु 23 वर्ष निर्धारित की गई थी, ठीक है। तो जो 1857 ईस्वी था उस टाइम क्या किया गया कि सिविल सेवा परीक्षा था उसमें सम्मिलित होने की आयु कितना थी, 23 वर्ष निर्धारित की गई थी, और 1859 में आयु सीमा को घटाकर 22 वर्ष और 1866 में इसको घटाकर 21 वर्ष किया गया था। लेकिन इसके टाइम पीरियड में क्या किया कि सिविल सर्विस में जो परीक्षा है उसमें अधिकतम आयु यानी कि मैक्सिमम एज कितना कर दिया गया था, 21 वर्ष कर दिया गया था। लिट्टन ने अलीगढ़ में, तो जो लिट्टन था इसने क्या किया कि अलीगढ़ में एक मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किया। तो अलीगढ़ में इसने क्या किया कि मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना किया था, किसने किया था, तो लॉर्ड लिट्टन ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ेंगे। तो लिटन के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब चलिए रिपन के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा होगा आपको स्लाइड, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाएगा जो भी चीज़ें बताई जाएगी। तो चलिए लॉर्ड रिपन के बारे में पढ़ते हैं। लॉर्ड रिपन भाई साहब का टाइम पीरियड था 1880 से 1884 तक, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनके बारे में जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स है। तो प्रधानमंत्री ग्लैड स्टोन के परामर्श पर रिपन ने सर्वप्रथम समाचार पत्रों की स्वतंत्रता को बहाल करते हुए सन 1882 ईस्वी में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। तो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया था, तो प्रधानमंत्री जो ग्लैड स्टोन थे उनसे बात विचार करके परामर्श करके एडवाइस लेके रिपन ने क्या किया कि सबसे पहले समाचार पत्रों की जो स्वतंत्रता हो उसको बहाल करते हुए 1882 ईस्वी में जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था उसको समाप्त कर दिया, और भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को भी वही सुविधाएं दी गई जो अन्य समाचार पत्रों को प्राप्त थी। तो जो भी सुविधा दूसरे मतलब समाचार पत्रों को दी गई थी, वही सेम सुविधा भारत में जो भी मतलब भारतीय भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्रों को मिल गई। इसने सिविल सेवा में प्रवेश की अधिकतम आयु सीमा को 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया। फिर इसने क्या किया कि जो सिविल सेवा में प्रवेश परीक्षा का अधिकतम आयु सीमा जो 19 किया गया था उसको इसने क्या किया कि फिर से बढ़ा के 21 वर्ष कर दिया, ठीक है। तो ये लोग यही कर रहे थे, कोई बढ़ा दे रहा था, कोई आके घटा दे रहा था, मतलब जो भी जिसको ठीक लगा उसने किया। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की और 18 मई 1882 ईस्वी को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून बनाया, जिसके आधार पर विभिन्न प्रांतों में 1883 से 1885 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। तो इसने क्या किया कि एक स्थानीय स्वशासन की शुरुआत कर दिया। कब किया? 18 मई 1882 ईस्वी को स्थानीय स्वशासन संबंधी एक कानून भी बनाया, जिसके आधार पर जो भी विभिन्न प्रांत थे वहाँ पे 1883 से 85 के मध्य स्थानीय स्वशासन संबंधी कानून बनाए गए। इसके समय में ही भारत में सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम नियमित जनगणना करवाई गई। तो इसके टाइम पीरियड में क्या किया गया कि सबसे पहले सन 1881 ईस्वी में सबसे पहले नियमित जनगणना करवाई गई, ठीक है, नियमित जनगणना करवाया गया, और तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। तो उसके बाद क्या हुआ कि कंटिन्यू हर 10 साल पे जनगणना शुरू हुआ। लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि भारत में पहली बार जनगणना कब शुरू हुआ था? तो 1872 में किया गया था। इसको हमने अभी ऊपर बताया है, आई होप आपको वो चीज़ याद होगा, अभी बताया है तो आप भूले नहीं होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट दिया गया है, पॉइंट ये है कि रिपन के द्वारा ही सन 1881 ईस्वी में सर्वप्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया, ठीक है। तो जो लॉर्ड रिपन था इसके द्वारा ही क्या किया गया कि 1881 ईस्वी में सबसे पहले कारखाना अधिनियम लाया गया। इसमें 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो जो भी बच्चा जिसका उम्र 7 वर्ष से कम था उसका काम नहीं करना है, अगर वैसे कोई कराता है तो उसको पकड़ा जाता था, ठीक है। अभी भी है ये नियम।
और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य करवाया जाना प्रतिबंध कर दिया गया। यानी कि जो 7 वर्ष से छोटे बच्चे हैं उनको तो काम करवाना ही नहीं है किसी भी कारखाना में। और दूसरी बात, तो अगर 7 से 12 वर्ष के जो श्रमिक हैं तो उनका भी मैक्सिमम टाइम था कि वो 9 घंटा से ही काम कर सकते हैं, किसी को 9 घंटे से ज़्यादा आप काम नहीं करवा सकते हैं, ये भी बैन लगाया गया था। यह एक्ट चाय, कॉफ़ी एवं नील की खेती पर लागू नहीं थी। तो ये जो नियम था ये 3 जगह नहीं था, एक तो चाय की खेती, दूसरा कॉफ़ी और तीसरा नील की खेती। बाकी जो भी कारखाने वगैरह था उस पर ये नियम लागू किया गया था। रिपन के समय में शैक्षणिक सुधारों के अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया। तो रिपन के समय में क्या किया गया कि जो शैक्षणिक सुधार है इसके अंतर्गत विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया। हंटर कमेटी उसको बोला गया, क्या बोला गया? हंटर कमेटी। ठीक है, उसको हंटर कमेटी बोला गया। तो हंटर कमेटी भी इम्पोर्टेंट है, उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दिया गया है कि 2 फरवरी 1883 को, ठीक है, 2 फरवरी 1883 को यूरोपियों के विरुद्ध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में एक विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 2 फरवरी 1883 को क्या किया गया कि यूरोपियों के विरोध भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमे की सुनवाई के लिए एल्बर्ट विधेयक प्रस्तुत किया गया, लेकिन यूरोपवासियों के प्रबल विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। तो जो यूरोपवासी थे वो काफ़ी ज़्यादा विरोध किए, जिस वजह से इसे वापस लेना पड़ा। और अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट अगर देखें तो जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उदारक की संज्ञा दी। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल कौन थी? तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम आपने सुना होगा कि जब युद्ध हुआ था तो उसमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प किए थे सैनिकों का, तो उन्हें फ्लोरेंस नाइटिंगेल उनका नाम था। ठीक है, इन पे कहानी है अलग सेपरेट, कभी देख लीजिएगा या फिर बता देंगे एक अलग से सेपरेट कहानी इनका। तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने क्या किया था? रिपन को भारत के उदारक की संज्ञा दी, यानी कि इनको एक नाम दिया, भारत का उदारक का नाम दिया। अगला यहाँ पे जो नाम आप देख रहे हैं वो है लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन का टाइम पीरियड 1884 से 1888 ईस्वी तक था। कब से कब तक था? 1884 से 1888 ईस्वी। नाम भी डफरिन था और ये था भी डफर। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं थोड़ा सा चीज़ें। अगर देखें तो पहला पॉइंट यहाँ पे दिया गया है कि इसके समय तृतीय एंग्लो बर्मा युद्ध जो कि 1885 से 88 हुआ और बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो इसके समय में क्या हुआ कि जो तीसरा एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ, ठीक है, तीसरा एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ और उसमें क्या हुआ कि बर्मा को अंतिम रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। तो जो भी अंग्रेजी राज्य थे उसमें बर्मा को मिला लिया गया। इसी समय मतलब बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट तथा पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित हुआ। और इसी समय क्या हुआ था? 3 एक्ट पास हुए थे, एक तो बंगाल टेनेंसी एक्ट, दूसरा अवध टेनेंसी एक्ट और तीसरा पंजाब टेनेंसी एक्ट। इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण अगर घटना की बात करें तो 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई में एओ ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किया गया। तो इसके टाइम पीरियड में ही आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको बोला जाता है, वो किसके नेतृत्व में उसको स्थापना किया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि INC, ठीक है, इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसको बोला गया, इसका स्थापना किया गया 1885 में। कब किया गया? 1885 में। और टाइम क्या था? 18 दिसंबर। और नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो एओ ह्यूम। ठीक है, एओ ह्यूम इसका नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, तो किसके टाइम पीरियड में? याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन के टाइम पीरियड में। नेक्स्ट नाम है लॉर्ड लैंसडाउन। ठीक है, नेक्स्ट नाम है आपके सामने है जो कि है लॉर्ड लैंसडाउन। तो चलिए लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका टाइम पीरियड 1888 से लेके 1894 यानी कि 1888 से लेके 1884 तक था। भारत और अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा डुरंड रेखा का निर्धारण इसी समय हुआ। तो भारत और अफगानिस्तान के बीच जो बॉर्डर है उसका नाम क्या है? डुरंड रेखा। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको जो भारत देश है उससे सटे जो भी पड़ोसी देश हैं तो उनका जो बॉर्डर है उसका क्या नाम है उसको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन है कि भारत और चाइना के जो बॉर्डर है उसका क्या नाम है? ठीक है, उसका क्या नाम है, कौन सा लाइन उसको बोला जाता है, वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 1851 ईस्वी में दूसरा कारखाना अधिनियम लाया गया। तो उसके बाद क्या हुआ कि लॉर्ड लैंसडाउन के टाइम पीरियड में 1891 में फिर से एक दूसरा जो कारखाना अधिनियम लाया गया जिसमें स्त्रियों को 11 घंटे प्रतिदिन से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया। साथ ही सप्ताह में एक दिन छुट्टी की व्यवस्था की गई।
तो कारखाने में क्या किया गया, पहले तो नियम ये लगा, पहला जो नियम आया उसमें ये बताया गया कि 7 साल के जो छोटे बच्चे हैं 7 साल से, उनको काम नहीं करवाना है, और 7 साल से 12 साल के जो बच्चे हैं वो 9 घंटा से अधिक काम नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा जो नियम आया इसमें ये बताया गया कि जो स्त्री हैं उनको उनसे 11 घंटा से अधिक काम नहीं करवाना है, और एक दिन के सप्ताह में छुट्टी की भी व्यवस्था की गई। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लॉर्ड एलिगन द्वितीय के बारे में। ठीक है, तो लॉर्ड एलिगन के बारे में पढ़े थे, लेकिन यहाँ पे लॉर्ड एलिगन द्वितीय आ गए हैं, तो इनको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आइए जानते हैं कि इसने क्या किया था। तो लॉर्ड एलिगन की बात करें तो इनका टाइम पीरियड था 1894 से 1899 तक। ठीक है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है, और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह कथन लॉर्ड एलिगन द्वितीय का है। ठीक है, तो लॉर्ड एलिगन ने एक स्टेटमेंट दिया जो कि ये था कि भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया है, यानी कि इसको तलवार के बल पर जीता गया है, और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी। ये स्टेटमेंट था किसका, लॉर्ड एलिगन द्वितीय का। 1895 से 1898 ईस्वी के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब एवं मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़ा। तो जो 1895 और 1898 का टाइम पीरियड था, उस समय उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब और मध्य प्रदेश में क्या हुआ, काफ़ी भयंकर अकाल पड़ा। तो ये किसके टाइम पीरियड में हुआ था, लॉर्ड एलिगन द्वितीय के टाइम पीरियड में हुआ था। अगला जो यहाँ पे नाम है लॉर्ड कर्जन। ठीक है, अगला यहाँ पे नाम दिख रहा है लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन की बात करें तो इनका टाइम पीरियड था 1899 से 1905 तक। तो चलिए देखते हैं, कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो 1899 में कर्जन ने भारतीय टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। तो इसने क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने 1899 में भारतीय जो टंकन और पत्र मुद्रा अधिनियम था उसको पारित कराकर अंग्रेजी स्वर्ण मुद्रा को भारत की कानूनी मुद्रा घोषित कर दिया। दूसरा पॉइंट अगर देखें तो दूसरा पॉइंट ये दिया गया कि शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली पर आघात किया, और 1899 में कोलकाता कोऑपरेशन अधिनियम बनाया। तो इस जो स्थानीय स्वशासन की प्रणाली लॉर्ड किसके द्वारा लाया गया था, रिपन के द्वारा लाया गया था, लॉर्ड रिपन द्वारा। तो उसने क्या किया कि शासन की कार्य क्षमता के आधार पर लॉर्ड कर्जन ने रिपन द्वारा जो ये स्थापित स्थानीय स्वशासन की प्रणाली थी उसको आघात किया, और 1899 में कोलकाता कोऑपरेशन अधिनियम बना डाला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कुछ और भी चीज़ें दिया गया है, इसको देख लेते हैं, फिर बाकी जो चीज़ें बचेगी वो हम लोग आगे के सेशन में कवर करेंगे। तो चलिए इसको देख ही लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा है, 5 मिनट में ख़त्म हो जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो अगला पॉइंट जो है वो दिया गया कि कर्जन था, जो लॉर्ड कर्जन, इसने सन 1901 ईस्वी में सर कॉलिन स्कॉट मॉन्फ्रिक की अध्यक्षता में एक सिंचाई आयोग, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग, और 1902 ईस्वी में सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग एवं सर टॉमस ट्रायले की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया। जो लॉर्ड कर्जन था इसने क्या किया, अलग अलग लोगों की अध्यक्षता में अलग अलग आयोग लाया, जैसे कि 1901 में सर कॉलिन स्कॉट जो मॉन्फ्रिक थे उनकी अध्यक्षता में सिंचाई आयोग लाया, थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग 1902 ईस्वी में लाया, सर एंड्रयूज फ्रेडर की अध्यक्षता में एक पुलिस आयोग, और सर थॉमस रेलवे की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किया। इसने किया तो लॉर्ड कर्जन ने। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास किया गया। तो जो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम था उसको कब पास किया गया, तो 1904 ईस्वी में इसे पास किया गया। इसने सर एंटनी मैकडोनल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। उसके बाद इसने क्या किया कि काफ़ी देखा अकाल पड़ रहा है यहाँ पे, तो इसने एक अकाल आयोग का भी गठन कर दिया। किसके अध्यक्षता में, तो सर एंटनी मैकडोनल्ड के अध्यक्षता में इसने ऐसा किया। इसने सैन्य अधिकारी के प्रशिक्षण के लिए क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना की। तो जो भी सैनिक थे, ठीक है, तो जो सैन्य अधिकारियों के लिए उनके ट्रेनिंग के लिए इसने क्या किया कि क्वेटा में एक कॉलेज की स्थापना किया, जहाँ पे क्या किया जा रहा था कि जो भी सैन्य अधिकारी थे उनको ट्रेनिंग दिया जाता था। प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 ईस्वी के द्वारा कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। तो जो प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम 1904 आया, उसके द्वारा कर्जन ने क्या किया कि भारत में पहली बार
जो भी ऐतिहासिक इमारत थे, बिल्डिंग थे, उसकी सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान दिया। इस कार्य के लिए कर्जन ने भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किया। तो इसके लिए इसने क्या किया कि भारतीय पुरातत्व विभाग का भी स्थापना किया। कर्जन के समय 1904 में सहकारी उदार समिति अधिनियम बनाया गया, जिसके द्वारा सहकारी समितियों की स्थापना करके किसानों को उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। तो कर्जन के समय में क्या हुआ, 1904 में एक सहकारी उद्धार समिति बनाया गया, जिसमें जिसके द्वारा जो भी सहकारी समिति थी उसकी स्थापना करके किसानों को एक मतलब उचित ब्याज पर रुपया कर्ज देने की व्यवस्था की गई। इसने कृषि बैंक भी खुलवाया। तो जो कृषि बैंक था इसने इसको भी लॉर्ड कर्जन ने ही खुलवाया था, ठीक है। तो कृषि बैंक भी खुलवाने का काम इसने किया। और इसने 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति की। और इसने क्या किया कि 1901 में कृषि जनरल इंस्पेक्टर जनरल की भी इसने नियुक्ति कर डाली। इसके समय 1905 में पूसा में एक कृषि अनुसंधान संस्था खोली गई, ठीक है। तो इसके टाइम पीरियड में 1905 में क्या किया गया कि पूसा एक जगह है जहाँ पे एक कृषि अनुसंधान संस्था भी खोली गई। कर्जन के समय ही पहली बार प्रत्येक प्रांत और केंद्र स्तर पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई। तो लॉर्ड कर्जन था, इसके टाइम पीरियड पे ही क्या किया गया, इस पहली बार प्रत्येक प्रांत यानी कि जो भी प्रांत थे और केंद्र स्तर थे वहाँ उस पर एक निदेशक के अधीन एक पृथक गुप्तचर विभाग की स्थापना किया गया। लॉर्ड कर्जन के समय में किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल करके सेना की युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया। तो लॉर्ड कर्जन के समय में क्या किया गया, किचनर परीक्षा को सैनिक प्रशिक्षण में शामिल कर दिया गया और सेना के युद्ध क्षमता को बढ़ाया गया, ठीक है। तो जो सेना के युद्ध क्षमता थी उसको बढ़ाने के लिए ऐसा किया गया। इसी के कार्यकाल के दौरान कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। तो कलकत्ता अगर आप गए होंगे तो अगर विक्टोरिया मेमोरियल देखे होंगे तो विक्टोरिया जो मेमोरियल है उसका निर्माण भी किसके टाइम में हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के टाइम में ही विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण हुआ। कर्जन के भारत विरोधी कार्यों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था। तो अगर कुछ यहाँ पे काम दिया गया जो कि भारत विरोधी कार्य था, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन सा था, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे था 1905 में जो बंगाल का विभाजन हुआ, ठीक है। 1905 में क्या हुआ कि बंगाल का विभाजन हुआ। 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन के निर्णय की घोषणा शिमला में की गई और इसका जो प्रारूप प्रकाशित किया गया, ठीक है। और इसका क्या किया गया, प्रारूप प्रकाशित किया गया। सितंबर 1905 में इसे सम्राट ने भी स्वीकृति दे दी। उसके बाद 1905 में क्या हुआ, सितंबर में इस जो सम्राट था उसने भी क्या किया, इसकी स्वीकृति दे दी। और 16 अक्टूबर 1905 को इस बंगाल विभाजन की योजना को लागू किया गया। बंगाल को दो प्रांतों में बांट दिया गया, एक पूर्वी बंगाल और एक असम प्रांत, ठीक है। दूसरा पश्चिमी बंगाल, ठीक है। तो जो पूर्वी बंगाल था वो असम प्रांत हुआ और दूसरा पश्चिमी बंगाल। पूर्वी बंगाल का मुख्यालय ढाका में बनाया गया और जो पूर्वी बंगाल था उसका जो मुख्यालय कहाँ पे बनाया गया, तो ढाका में बनाया गया। और लेफ्टिनेंट गवर्नर सर एंड्रयू फ्रेजर को बनाया गया, ठीक। तो वहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने, तो जो सर एंड्रयू फ्रेजर थे उनको वहाँ का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के सैनिक सदस्य के अधिकारी के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर ने मतभेद हो गया, जिसमें भारत सचिव ने किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने त्यागपत्र दे दिया। तो गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी के जो सैनिक सदस्य थे उसके अधिकारी के प्रश्न पर कर्जन का प्रधान सेनापति किचनर से मतभेद हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, मतभेद हो गया, आपसी में मतभेद हो गया, जिसमें जो भारत सचिव था उसने किचनर का पक्ष लिया। तो जो भारत सचिव था उसने क्या किया कि जो ये लॉर्ड कर्जन था उसका पक्ष ना लेके किचनर का पक्ष लिया। इससे असंतुष्ट होकर जो इससे उसने क्या हो गया, असंतुष्ट हो गया लॉर्ड कर्जन। और उसने क्या किया कि अगस्त 1905 में लॉर्ड कर्जन ने क्या किया कि त्यागपत्र दे दिया, ठीक है। तो लॉर्ड कर्जन के बारे में जो चीज़ था यहाँ पे हमने डिस्कस कर लिया। अब हम लोग जो अगला देखेंगे लॉर्ड मिंटो द्वितीय, ठीक है। लॉर्ड मिंटो द्वितीय इसके बारे में नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।